गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभवमापी के अनुप्रयोगों में या विभवमापी के उपयोग भी बोल सकते हैं। कल की क्लास में हमने दिन किया था, विभवमापी के बारे में बता दिया था कि विभवमापी क्या है, और आज हम बात करेंगे विभवमापी के अनुप्रयोग। तो दोस्तों, विभवमापी के अनुप्रयोग दो होते हैं। उनमें से पहला अनुप्रयोग हमारा दो प्राथमिक शेलों का विद्युत वाहक बलों की तुलना। कि दो शेल लेंगे, जैसे दो शेल ले लिए E1 और E2, उनकी तुलना करेंगे कि प्राथमिक शेल यानी E1 और प्राथमिक शेल में E1 और E2 दो शेल ले लिए, उनकी तुलना किस प्रकार से करेंगे कि इनका मान बराबर है या अनुपात में किस प्रकार से है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। हमारा डायग्राम बोर्ड के ऊपर बनाया हुआ है। तो इसमें क्या लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले ए और बी लंबा तार लेते हैं। ए और बी बिंदु के मध्य लंबा 1 मीटर लंबा तार होता है, वो आपको पहले से पता है। कहां से चालू कर रहे हैं, वही स्टोन सेतु से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 मीटर लंबा तार उपयोग में लेते हैं। तो ए और बी बिंदु के मध्य। और दोस्तों, जो ये टॉपिक है ये आपको प्रैक्टिकली लैब में भी करने को मिलेगा। तो ए और बी बिंदु के मध्य एक तार लेते हैं, और तार के ऊपर तार की ऐसी जैसे मतलब तार के ऊपर एक बिंदु से क्या जोड़ते हैं दोस्तों, बैटरी, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RS जोड़ देते हैं। तो तार के ऐसी जैसे बैटरी जुड़ गई, कुंजी जुड़ गई और धारा नियंत्रक RS जुड़ गया। अब बात करते हैं कि बैटरी का कौन सा सिरा तार के कौन से सिरे से जुड़ा हुआ है। तो बैटरी का धन सिरा तार के ऐसी सिरे से जुड़ा हुआ है, और ऋण सिरा कुंजी K1 से और धारा नियंत्रक RS के माध्यम से तार के बिंदु B से जुड़ा हुआ है। अब नीचे बात करते हैं कि जिन शेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, उन दोनों शेलों के कि E1 का भी और E2 का भी विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है हमारे को। तो इन E1 का और E2 का दोनों का धन सिरा किससे जुड़ेगा दोस्तों, ए सिरे से, तार के ए सिरे से जुड़ जाएगा। और ऋण सिरा किससे जुड़ जाएगा दोस्तों, कुंजी K2। ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों, K2 कुंजी K2 के द्वारा धारामापी से, और ये सर्पी कुंजी जोकी से जुड़ जाती है। तो यह हो गया हमारे दोस्तों इसमें डायग्राम कि प्राथमिक शेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है हमारी को। तो इसमें किस प्रकार से शेलों का संयोजन करेंगे, किस प्रकार से शेलों को रखेंगे। तो एक तार लेंगे, उसमें बैटरी लगेंगे, कुंजी K1 धारा नियंत्रक, और नीचे वाले भाग में जिन शेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, उन दोनों शेलों के धन ध्रुव को ए सिरे से और ऋण ध्रुव को कुंजी K2 धारामापी और सर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। अब सर्पी कुंजी को क्या करते हैं दोस्तों, पहले बहुत सी बार बता चुकी, सर्पी कुंजी को तार के ऊपर रगड़ते हैं। उस स्थान पर एक जगह पर डाटेंगे सर्पी कुंजी को, जहां पर धारामापी का मान क्या होगा, शून्य विक्षेप की स्थिति में होगा। तो ये डायग्राम बनाओ दोस्तों। सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमारे को डायग्राम बनाना है, और फिर इसके बारे में रचना में लिख देना है कि किस प्रकार से इसमें किस प्रकार के क्या संयोजित किया है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है, और इसके नीचे लिखो दोस्तों आप विभवमापी के तार के सिरों ए और बी के, विभवमापी के तार के सिरों ए और बी के बीच एक बैटरी बी और कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RH जोड़ देते हैं। धारा नियंत्रक RH जोड़ देते हैं। बैटरी के धन ध्रुव को तार के ए सिरे से तथा ऋण ध्रुव को कुंजी K1 और धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं। और तथा जिन दो शेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, उसके धन ध्रुव को ए सिरे से, भाई धन ध्रुव ये तो है, तो धन ध्रुव को ए सिरे से और ऋण ध्रुव कौन सा है दोस्तों, ये वाला धन ध्रुव को तो किसे जोड़ दिया हमने, ए सिरे से जोड़ दिया। और ऋण ध्रुव को किसे जोड़ देंगे दोस्तों, सर ये कुंजी K2 से और धारामापी से जोड़ के सर्पी कुंजी से जोड़ देंगे।
तो इसमें लो धन ध्रुव को ए सिरे से और इनके ऋण ध्रुव को सर्पी कुंजी K2 से जोड़ देते हैं, सर्पी कुंजी K2 से जोड़ देते हैं और द्विमार्गी कुंजी को धारामापी की सहायता से जोकी से जोड़ देते हैं, धारामापी की सहायता से जोकी से जोड़ देते हैं। तो ये तो होगी दोस्तों रचना में कि ये किस प्रकार से इसको संयोजित किया है। अभी इसकी लिखना दोस्तों कार्य विधि। ये किस प्रकार से क्या कार्य करेगा, तो दोस्तों समझना पहले कार्य विधि में क्या करना है दोस्तों, हमारे को कुंजी K1 को लगाना है और इसमें क्या करनी है दोस्तों, धारा प्रवाहित करनी है। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो अब क्या करना है, इन शैलों का विद्युत वाहक बल याद करना है E1 का और E2 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब हम जैसे अक्ष और जेड है, ये तो सर्पी कुंजी में कुंजी K2 है, सर्पी कुंजी तो है, इसमें कुंजी K2 में अक्ष और जेड बिंदु के मध्य डॉट लगाते हैं हम, अक्ष और जेड बिंदु के मध्य डॉट लगाएंगे और फिर धारामापी की सहायता जो सर्पी कुंजी को तार के ऊपर रगड़ेंगे और देखेंगे कि ये शून्य विक्षेप की स्थिति में है या नहीं। और जब शून्य विक्षेप की स्थिति में आती है तो हमारा विद्युत वाहक बल क्या आता है। और फिर हम क्या करते हैं कि अक्ष और जेड बिंदु के मध्य जो डॉट लगाया था उसको वहां से हटाते हैं और उसके बाद जेड और वाई बिंदु के मध्य डॉट लगाते हैं और फिर इसको तार के ऊपर रगड़ते हैं और देखते हैं कि शून्य विक्षेप की स्थिति कहाँ किस बिंदु के ऊपर मिलती है और उस स्थिति में हमारा विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो कार्य विधि में लिखो दोस्तों आप, सबसे पहले कुंजी K1 को लगा देते हैं, सबसे पहले कुंजी K1 को लगा देते हैं, K1 को लगा दिया और तार के शिरे और B के, तार के शिरे A और B के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। भाई कुंजी K1 को लगाएंगे तो तार के शिरे A और B के मध्य विभवांतर स्थापित होगा, विभवांतर स्थापित हो जाता है। और क्या द्विमार्गी कुंजी कौन सी है दोस्तों, K2। तो और पहले सबसे पहले द्विमार्गी कुंजी, सबसे पहले द्विमार्गी कुंजी के अक्ष और जेड सिरे के बीच, अक्ष और जेड सिरे के बीच डॉट लगा देते हैं और जोकी को तार पर स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की स्थिति, जोकी को तार पर स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। माना शून्य विक्षेप की स्थिति, माना शून्य विक्षेप की स्थिति शून्य विक्षेप की स्थिति की तार के ए सिरे से, तार के ए सिरे से, ए सिरा कौन सा ये, तार के ए सिरे से दूरी L1 सेंटीमीटर है कि ए सिरे से जे की मध्य दूरी कितनी मान रहे हैं हम, L1 सेंटीमीटर। कब मान रहे हैं, जब सर्पी कुंजी के अक्ष और जेड के मध्य डॉट लगा रहे हैं। तो जब डॉट लगाने के बाद में सर्पी कुंजी को तार के ऊपर रगड़ेंगे तो जैसे यहाँ पे इस बिंदु के ऊपर शून्य विक्षेप की स्थिति हमारे को प्राप्त हो गई। इस बिंदु पर जब हमारे को शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई तो हम मान रहे हैं कि बिंदु ए से जिस बिंदु पर हमारे को शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई है उस बिंदु की दूरी कितनी है ए सिरे से। तो कितनी मान रहे हैं दोस्तों, जैसे L1 सेंटीमीटर मान रहे हैं तो इसमें लिखना ए सिरे से L1 सेंटीमीटर है। तो शेल का विद्युत वाहक बल
तो शेल का विद्युत वाहक बल E1 बराबर x L1, E1 बराबर x L1। इसको समीकरण 1 नाम दे दो दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि इस द्विमार्गी इस कुंजी में से x और z के मध्य डॉट लगाया था। अब क्या करेंगे, x और z के मध्य से डॉट को हटाएंगे और z और y के मध्य डॉट लगाएंगे। तो अब z और y के मध्य डॉट लगा के सर्पिल कुंजी को इस तार के ऊपर रगड़ेंगे। उसके बाद में देखेंगे किस स्थान के ऊपर हमारे को शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है और उसका विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो जैसे हम x और z के मध्य से डॉट हटाया और z और y के मध्य लगा दिया, तो अब इसमें लिखना दोस्तों, अब द्विमार्गी कुंजी के x व z सिरे से डॉट निकालकर x व z सिरे से डॉट निकालकर z व y सिरे के बीच में डॉट लगा देते हैं और जोकी को तार पर स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। माना शून्य विक्षेप की स्थिति की तार के सिरे ए से दूरी L2 सेंटीमीटर है। L2 सेंटीमीटर है कि पहले कितनी मानी थी, जब x और z के मध्य डॉट लगाया तो ऐसे जो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई थी वो दूरी कितनी मानी थी, L1 सेंटीमीटर। अब जब हम z और y सिरे के मध्य डॉट लगा रहे हैं और जिस बिंदु के ऊपर हमारे को शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है, वहां जहां पर जिस बिंदु के ऊपर हमारे को शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है, उस बिंदु की दूरी किससे ए सिरे से कितनी मान रहे हैं हम, L2 सेंटीमीटर। L2 सेंटीमीटर प्राप्त होती है या L2 सेंटीमीटर है। तो शेल E2 का विद्युत वाहक बल E2 इक्वल टू x L2, E2 इक्वल टू x L2। समीकरण नंबर 2 दे दो दोस्तों इसको। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो यहां नीचे लिखना 1 में भाग किसका देंगे दोस्तों, 2 का। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो 1 में 2 में भाग देने 1 में 2 का भाग देने पर क्या होगा दोस्तों, E1 बटे हुए E2 इक्वल टू x L1 बटे हुए x L2। क्या गया, E1 बटे हुए E2 इक्वल टू x L1 बटे हुए x L2। अब इस अक्ष से ये अक्ष कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बचा दोस्तों, E1 बटे हुए E2 इक्वल टू L1 बटे हुए L2। क्या बचा हमारा, E1 बटे हुए E2 इक्वल टू L1 बटे हुए L2। ये लिख लो दोस्तों। और इसके नीचे लिखना दोस्तों, इस प्रकार E1 E2 का अनुपात, इस प्रकार E1 और E2 का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। और यही हमारे को दो शेल लिए थे, उनका अनुपात ज्ञात करना था। तो इस प्रकार E1 और E2 का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा व्युमापी के अनुप्रयोग में पहला 2 प्राथमिक शेलों का विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अब अगला है दोस्तों हमारा कि किसी प्राथमिक शेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। किसी प्राथमिक शेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इसके बारे में अगली क्लास में आपको कराऊंगा कि दो प्राथमिक शेल का आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। किसी प्राथमिक शेल का आंतरिक प्रतिरोध हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट दोस्तों। फिर हमारा चलेगा चैप्टर नंबर 4। और दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसे लग रही है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।